नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव भारती एक बार फिर हाजिर हूँ गौरव श्रीवास्तव भारतीय यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं किसानों के मुद्दे पर और किसानों के बारे में क्या चल रही है। अभी जो सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है इतनी भयंकर ठंड के बावजूद भी, और दिल्ली की जो सरगर्मी जो तेज हुई है उस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी मौजूद हैं विनय सिंह जी। विनय सिंह जी, स्वागत है आपका गौरव श्रीवास्तव भारतीय यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 26 तारीख को एक अप्रायोजित घटना घटी उसके बारे में लेकर के लगातार जो भारतीय राष्ट्रीय मीडिया है वो जो जनता को वीडियो शूट दिखा रहे हैं, लगातार भड़काने वाले हैं और जाहिर सी बात है असंवेदनशील करने वाले हैं। विनय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये जो प्रायोजित घटना थी, क्योंकि मैं प्रायोजित इसलिए कह रहा हूँ कि लाल किले की सुरक्षा के साथ चूक कहीं ना कहीं एक प्रायोजित घटना को ही बताती है, अंजाम देने की बात बताती है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या यह वास्तव में सही है? क्या हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई है? जानना चाहूँगा। गौरव जी, सबसे पहले तो 26 जनवरी को जो हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार के किसी के भी द्वारा किया हुआ करते हो। लेकिन ये कहना कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है मीडिया चैनल्स में, बड़े मीडिया चैनल्स में, कि लाल किले से हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हटा के और दूसरा ध्वज फहराया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हुआ ये है कि दूसरा ध्वज फहराया गया है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज से कोई उसकी जगह से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। मतलब ये माने कि जो लगातार हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपमानजनक जो बातें बताई जा रही हैं कि हमारे ध्वज के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये सरासर गलत है, ये सरासर झूठ है। हाँ, ये है कि उस दिन जो घटना हुई, जो भी चीज़ें हुई, वो किसान तो नहीं थे हमारे। किसान हमारे ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, किसान भाई ऐसा करेंगे भी नहीं। जाहिर सी बात है विनय जी, यदि आप किसी गांव में जाइए, आप उनसे उनके खेतों में जाइए, अगर आपको लगता है कि जैसे आपको हरी मटर खानी है, आपको मूली खाना है, गाजर खाना है, जो भी खाना है, अगर आप किसानों से एक मांगिए तो आपको 10 दे देंगे। बिल्कुल सही बात। तो जिसका हृदय इतना विशाल हो वह हमारे देश को क्या दहलाएगा, वो हमारे देश में क्या दंगे करेगा? यदि दंगा ही करना था तो 60 दिनों तक वहां पर बैठने का कोई मतलब नहीं होता। जी, ये किसान नहीं थे, मैं आपको बता दूं, ये किसानों में से मुझे नहीं लगता कि किसानों में से कोई भी था। ये जो था, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जो हमारे देश को एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल। जो वाह ताकतें हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा प्रायोजिक चाल थी। और कहा यह भी जा रहा है, चूंकि मेरे कुछ मित्र दिल्ली पे भी थे और उसके आसपास के बॉर्डर पे भी थे, तो उनसे जब मैंने बातचीत की तो कहा यह भी जा रहा है कि जो किसान भाइयों ने जब आंदोलन अपना शुरू किया था तो वैसे में कुछ रोहिंग्या सरदार थे जिनको उन्होंने पहले ही या दूसरे दिन बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सारा कृत्य जो है किसानों से बदला लेने के लिए, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है वहां तक अगर कोई उपद्रवी पहुंच करके किसी भी, मैं कहता हूं अगर खाली पोल पर भी उसने अपने धार्मिक रंग को रंगा, तो क्या ये उचित है, क्या उचित था कि लाल किले में घुस करके अपने धार्मिक झंडे को लगाना? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था उस समय क्या कर रही थी? क्या दिल्ली पुलिस कर रही थी? और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर तैनात रहती हैं 24 घंटे 7 दिन, ऐसे भी तो ऐसे 26 जनवरी के जैसे मौके पर यदि आपकी सुरक्षा व्यवस्था फेल होती है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्या बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है? बिल्कुल गौरव जी, ये एक बड़ी चूक है सरकार की, क्योंकि दिल्ली वैसे भी जो है देश की राजधानी है और वहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी होते हैं, चाहे राज्य सरकार को कहिए वहाँ की, चाहे केंद्र सरकार को, पूरी तरीके से वहाँ पे सुरक्षा का माहौल भी रहता है। लेकिन 26 जनवरी को जिस प्रकार से हुआ, जिस प्रकार से जो है लोग जो थे, चाहे उनको आतंकवादी कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि वो किसान नहीं थे, बिल्कुल, तो जो भी वहाँ तक की पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं या तो सरकार की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ढील थी, या तो जो है सरकार की नाकामी को उजागर कर रही है सुरक्षा में। भाई, चूंकि जो है पैरामिलिट्री फोर्स, जो आपको पता है कि पैरामिलिट्री फोर्स कब लगाई जाती है? 26 जनवरी के दिन, जिस दिन परेड भी हो रही थी और आपको मालूम था कि जो है अभी किसानों की भी रैली आने वाली है। वैसे में इतनी बड़ी चूक तो जाहिर सी बात है कि फिर सरकार की नाकामी को दर्शाता है। विनय जी, कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि यदि किसानों को परमिशन दी गई तो उसका एक मुख्य कारण यह भी था कि किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, और जाहिर सी बात है कि उन तत्वों में शरारती तत्वों को घुसाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि वो ओपन रैली थी, कोई अपना उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं था, किसी के पास कोई परिचय पत्र नहीं था, आइए जाइए। तो ऐसे में जो सामाजिक तत्व थे वो किसान रैली में घुस करके लाल किले पर जो जाकर के जिस प्रकार की गतिविधियां की
और फिर अब देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह विभत्स है और सामाजिक विकार को उत्पन्न कर रहा है। और विनय जी, मैं अभी आपको अगर ताज़ा अपडेट बात करूं तो अभी पिछले 1 घंटे से जो लगातार हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, हमारे कई मीडिया के साथी वहां पर मौजूद हैं, सिंघू बॉर्डर पर जो किसान नेता थे उनके मंच पर पत्थरबाजी की गई है। असामाजिक तत्वों के द्वारा, नकाबपोशों के द्वारा वहाँ पर कुछ नकाबपोश घुसे हैं और उनके द्वारा पत्थरबाजी और तलवारबाजी और लाठी डंडों से भी प्रहार किया गया है, जिसमें कई किसान नेता भी घायल हुए हैं और SHO अलीगंज भी घायल हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, चूंकि सरकार जिस तरीके से निरंकुश है और लगातार एक ढील भी बनाए हुए है और जहां पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग होती है, जहां पर आवश्यकता होती है, वहां पर कहीं ना कहीं सरकार पीछे दिखती है, तो क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी, ये तो साफ साफ आपको ढील मालूम हो रही होगी। और थोड़ा सा आपके चीज़ों को और अपडेट कर दूं कि आप जैसा बता रहे हैं, एक विस्फोट टाइप का भी वहाँ पे हुआ है जी, और वहाँ पर कुछ सरदार आ गए हैं जो कि वाहेगुरु जी की फालसा और खत्ते के जो है ऐसे नारे लगा रहे हैं और वहाँ पे जो है अपनी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अपने धर्म की चीज़ों को वहाँ पे पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जो है किसान डर जाएं और डर कर जो है नहीं, मैं आपको रोकूंगा। वाहेगुरु जी का जो सतनाम वाहेगुरु का जो मंत्रोच्चार किया जा रहा है वो किसानों के मंच पर किया जा रहा है और लगातार किसानों के मंच पर पत्थरबाजी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो नकाबपोश हैं, नकाब में घुसे हैं, उनके द्वारा की जा रही है। वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है भाई, देखिए 26 जनवरी को भी जो हुआ, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, सुरक्षा में चूक का कारण था भाई एक, चूंकि आपको मालूम है 26 जनवरी बड़ा पर्व है, देश का राष्ट्रीय पर्व है। वैसे में जो है एक तो आपने जो है किसान रैली की इजाज़त दी, रैली की इजाज़त के बाद जो घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं इसको आप इस रूप से भी देख सकते हैं कि सरकार जो है अब कोई भी एक्शन, भाई चूंकि जो है जनता की नज़रों में कहीं ना कहीं किसान तो गोदी मीडिया ने जो है उनको गलत साबित कर ही दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा भी हो सकता है कि जो है ये किसानों पर लाठीचार्ज करवाए या कुछ करवाए, किसी भी तरीके से उन पर दबाव बना के आंदोलन को वापस करवाने की कोशिश करें। ये मुझे भी जो लग रहा है कहीं ना कहीं ये सरकार की चाल इसमें नजर आ रही है और उस साजिश की बू आ रही है जिसके माध्यम से इस देश के किसानों को उनके सामाजिक अधिकार से जो वंचित करने का एक जो नींव रूपरेखा तैयार की जा रही है, कहीं ना कहीं उसकी प्रस्तावना नजर आती है, उसकी रूपरेखा दिख रही है। तो विनय जी, एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार को क्या अभी आवश्यकता थी, चूँकि कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में किसान बिल को लाना, चूँकि अभी हमें ज़रूरत थी रोजगार की, अभी हमें ज़रूरत थी महंगाई को नियंत्रित करने की, हमें अभी ज़रूरत थी, जो हमारे भाजपा के कई पदाधिकारी कहते रहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन उसके बावजूद -23 अगर जा रही है, तो क्या उस पर नहीं काम करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हमारे युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए बजाय किसान बिल देने के? देखिए गौरव जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसान बिल लाना सही था या गलत था, क्योंकि उसके पहले जो है इन्हें किसानों से जो है या किसानों के नेताओं से बातचीत करनी चाहिए थी, उनका पक्ष लेना चाहिए था, उनको पहले अपने विश्वास में लेना चाहिए था, उनको संतुलित करना चाहिए था। हालांकि आपकी बाकी बातें भी सही हैं कि देश के विकास पर भी उनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मेरा कहना है कि अगर किसान बिल आप लाए भी, उसको पारित भी किया आपने, तो उससे पहले आपको जो है किसानों से और खासतौर पर किसान नेताओं से, जो उनका मुखिया होता है, किसी 1, 2 या 4 लोगों से बैठ के मुखिया के रूप में उनसे डिस्कस कर लेते और उसके बाद उनकी और आपसी सहमति से जो है किसान बिल लागू करते, तो आज ये नौबत ना आती। विनय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा एक और मत था कि जो पिछले 60 दिनों से लगातार पानी में और कड़ाके की ठंड में जो बैठा हुआ है, वो क्यों हिंसा करेगा? और दूसरा एक जो पहलू निकलकर सामने आ रहा है कि इस हिंसा से लाभ किसको होने वाला है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है, ये हमारे देश की जनता, चूंकि 65% कृषि प्रधान देश है हमारा देश, हमारे देश में 65% लोग ऐसे हैं जो कृषि पर डिपेंड हैं या फिर सीधे तौर पर खेती पाती कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। 35% ऐसे लोग हैं जो छोटे व्यापार, मंझोले व्यापार करते हैं और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, उसी में से लगभग 10% की संख्या में जो रोजगार नौकरी करके अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा फैक्टर और बगैर किसी अनुमति के, बिना किसी राय मशवरा के आप उनके फेवर में, हम कह रहे हैं, अगर सरकार कह रही है कि हम उनके फेवर में बिल ला रहे हैं, फिर भी क्या एक बार पूछना जरूरी नहीं था?
या जरूरी नहीं समझा? हमारे किसानों से, किसानों का फीडबैक लेना क्या जरूरी नहीं था? क्या ये सरकार का गलत कदम नहीं साबित होता है? चूंकि सरकार, देखिए, व्यक्ति और सरकार में एक बहुत बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति जब डिसीजन लेता है तो कहीं ना कहीं उससे चूक हो सकती है। हाँ। लेकिन सरकार के पीछे जो एक एडवाइजरी का पैनल होता है, सरकार के पीछे की जो आईएएस और पीसीएस की लॉबी होती है, कहीं ना कहीं उससे राय मशवरे के बाद सरकार जो भी, चूंकि एक देश को कानून देने की बात कही जा रही है तो उसमें चूक का कोई सवाल नहीं उठता और गलती की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल, मैंने आपसे अभी पिछले जवाब में भी आपसे यही कहा कि सरकार को पहले राय मशवरा करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी। हालांकि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई न्यायालय नहीं हूँ, ये मेरा अपना वक्तव्य है, मैं अपना विचार रख रहा हूँ कि इनको कहीं ना कहीं जो है किसानों से बातचीत अभी भी करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो जाए, मेरे किसी एक मित्र ने ही कहा कि, और उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ऐसा हो जाता कि अगर प्रधानमंत्री जी जो है स्वयं किसानों से बातचीत करने का कोई रास्ता, चाहे वो वर्चुअल माध्यम से होते या किसी भी माध्यम से जो है स्वयं बातचीत करने की कोशिश करते, तो किसानों को भी लगता कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए सोच रहे हैं। और हो सकता है कि ऐसे में वो अपनी बातचीत रख के या फिर इनकी बातों को सुन के जो है कहीं ना कहीं आंदोलन को वापस लेते और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते थे। जी विनय जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये एक और है कि किसानों के आंदोलन में फंडिंग की बड़ी मांग उठ रही है कि किसानों के आंदोलन को फंड कौन कर रहा है? मैंने काफ़ी करीब जाकर किसान आंदोलन को देखा है। वहाँ पर जो किसानों का रुख है वह सुबह दूध, सब्जियाँ और राशन, जो भी राशन है वो लाकर सुबह डाल जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे दिन वो राशन लाकर डाल जाते हैं। एक बड़ा जो फैक्टर उठ रहा है कि किसान कितने दिनों का राशन लेकर आए हैं। तो उन लोगों से जानकारी चाहता हूं और आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या किसान को 1 महीने का राशन लेने के बाद अपने आंदोलन को स्थगित करके फिर राशन लेने घर जाना चाहिए? क्या ऐसी मानसिकता लोगों की बन चुकी है कि किसान अपने घर जाएगा आंदोलन को छोड़ करके राशन लेने, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेगा? ऐसा नहीं है गौरव जी। देखिए जो है, सबसे पहले तो जानकारी जो थी, मुझे लगता है कि 3-4 महीने का लगभग राशन जो है किसान लेके आए थे ट्रैक्टर, ट्राली और ट्रकों से। और अगर जो है कम राशन भी ले आए थे, अगर कम भी राशन ले आए थे, तो ऐसा नहीं है कि हर किसान जाके अपने अपने घर से ले आएगा। भाई उनके साथी होते हैं और या फिर जो उनका नेतृत्व कर रहा है, या फिर कितने ही लोगों की उनके साथ सहानुभूति है। बिल्कुल बिल्कुल, जो उन तक की जो है पूरे देश की सहानुभूति है। इतनी ठंड में, कोहरे में, बारिश में सब कुछ हो रहा है, हम लोग तो अपने घरों में बैठे हुए हैं और या तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है बाहर निकल के जो है शाम को फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वो पिछले लगभग 2 महीनों से लगातार 24 घंटे रोड पे बैठे हुए हैं। तो भाई सहानुभूति में भी लोग खाना पानी, और हमने पिछले कई सारे वीडियोस भी देखे कि पुलिस भी बहुत ज़्यादा उनकी सहायता कर रही थी। जो मानव का एक स्वभाव होता है, उस अपने स्वभाव से विचलित नहीं। मैं आपको वास्तविकता बताना चाहता हूं विनय जी। मैं चूंकि किसान आंदोलन में 2-3 दिन वहां पर रहा, मैंने ऑब्जर्व किया, चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मेरा काम है कि वास्तविकता को दिखाया जाए, जनता को सच्चाई से रूबरू कराया जाए। तो मैं भी वहां पर 2-3 दिन रहा, ऑब्जर्व किया, और वहां पर मैंने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के सिपाही जो लगातार वो प्रशासनिक व्यवस्था में तैनात थे, वह किसानों के लंगर से खाना खाते थे और किसान सम्मान पूर्वक उन्हें खाना खिलाते थे। तो वो किसान कैसे हमला कर सकता है उन जवानों के ऊपर? तो पहले ही तो एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जो फंडिंग पर सवाल उठाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिहार में वर्चुअल रैली की गई थी, उसमें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में एलईडी लगाई गई थी, और एलईडी ऐसे गांवों में लगाई गई जहां तक मुझे लगता है कि जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकास नाम की वहां पर चिड़िया ही नहीं थी। तो वहां पर वर्चुअल रैली की गई, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होता है। अभी पिछले बार का जो एक स्टैटिकल डेटा था, उसमें यह आया कि 63 अरब करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने विज्ञापन पर खर्च किया है। तो इतना बड़ा अमाउंट यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश की चुनावों के प्रचारों में हजारों करोड़ों की संख्या में अगर खर्च कर रहे हैं, तो इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? इसकी फंडिंग तो जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इसकी फंडिंग, भाई अगर डोनेशन कोई मिलता भी है तो भाई पार्टी फंड में जितना डोनेशन है, मुझे लगता है कि 20,000 करोड़ समथिंग दिखाया गया है जी, और आप बता रहे हैं कि लगभग 60,000 करोड़ है ना, ऐसा ही आप 63 अरब करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पे। आप स्वयं अपना अनुभव लीजिए। हमारे देश का विकास होना तो फिर स्वयं विनय जी आप अनुभव लीजिए, और हर पेट्रोल पंप पर अगर आप नजर डालते जाएंगे तो उसमें आपको एक मुस्कुराती
हुई प्रधानमंत्री जी की तस्वीर देखने को मिलेगी। क्या उसका कोई रेंट नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा होगा, रेंट क्यों नहीं जा रहा होगा? क्या किसी भी विज्ञापन पर कोई कॉस्ट कितने कार्यकर्ताओं द्वारा कराया जा रहा होगा? बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सरकार से कोई एक सवाल उठाने की जहमत भी उठाता है तो सरकार सीधे तौर पर ईडी पीछे लगा देती है। तो सरकार के पीछे ईडी कौन लगाएगा? और जो मीडिया कोर्ट की स्थिति में है, हाई कोर्ट का रोल अदा कर रहे हैं, किसानों को फर्जी किसान की श्रेणी में रख रहे हैं, तो उन मीडिया चैनल्स को किसने वो अधिकार दिया कि वो कोर्ट की बराबरी में किसानों के लिए अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को रखें? संवैधानिक अधिकारों को दबाने की बात क्या नहीं है ये? हाँ, बिल्कुल संवैधानिक अधिकारों को दबाया जा रहा है भाई। जिस तरीके से मीडिया का पक्ष होता है, चूंकि देश का चौथा स्तंभ है, संविधान का चौथा स्तंभ है, तो इसको सच दिखाने, चूंकि बातचीत करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल झूठ का प्रोपोगंडा फैलाएं। जो सच है मीडिया को उसको दिखाना चाहिए, जिससे कि जनता भी भावुक ना हो और कोई गलत डिसीजन ना ले, किसान भी भावुक होकर कोई गलत डिसीजन ना ले, और अगर सरकार उनके पक्ष में कार्य कर रही है तो वास्तविक तथ्य को दिखाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा विनय जी आपसे बात करके। जी, धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि देश के अन्नदाता 6 महीने में फसल बोकर उगाना जानते हैं तो अपने अधिकार के लिए लड़ना भी जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसान अभी अशिक्षित है और उनकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है, लेकिन यह भी गलत नहीं है, यह भी निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि आने वाली जो उनकी पीढ़ियाँ हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो उन्हें अच्छी तालीम ज़रूर देंगे, उन्हें ज़रूर बताएंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और इस सही गलत के साथ वह देश की इस व्यवस्था के साथ आगे कदम से कदम मिलाकर बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि उन मीडिया चैनल्स को अपने जबान पर नियंत्रण लगाना चाहिए जो हमारे देश के किसानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के साथ साथ यदि आप वास्तविकता नहीं दिखा सकते तो शायद किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगाना भी उचित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार के पक्ष में या विरोध में आप दिखाएं, लेकिन जो वास्तविकता है उससे ज़रूर रूबरू कराना चाहिए आपको, क्योंकि यह देश कृषि प्रधान देश है और इस देश में 65% ऐसे लोग हैं जो कृषि से सीधे तौर पर संबंध रखते हैं, और उन्हीं किसानों का सहयोग, उन्हीं किसानों के समर्थन के कारण आज हमारे देश पर श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश के, और लगातार उनको दूसरी बार मौका दिया है हमारी देश की जनता ने। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा झुकने की आवश्यकता है और झुक करके इस देश की जनता से उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है, उनको किन किन बिंदुओं से समस्या हो रही है, उन पर उनके समाधान निकालने की ज़रूरत है। और लगातार देश के विकास के लिए ये आंदोलन समाप्त कराने की ज़रूरत है, और इस तरह के आंदोलन देश के लिए घातक हैं और हमारे देश में जो विकार उत्पन्न किए जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय मीडिया द्वारा, उन पर भी नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है। मैं गौरव श्रीवास्तव भारतीय आपके साथ किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग में विनय सिंह जी के साथ मौजूद था। लगातार देखते रहिए गौरव श्रीवास्तव भारतीय यूट्यूब चैनल।